हेलो, वेलकम टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी। हमारा ये तीसरा पार्ट है जो हम हिंदी का डिस्कस करने जा रहे हैं। इट्स द थर्ड पार्ट ऑफ हिंदी। तो हिंदी में मैं आपकी ये जो सीरीज़ चला रही हूँ, ठीक है, इसमें हम थोड़ा फैक्ट्स के थ्रू कर रहे हैं। हमारा कंप्लीट बैच अगर आपका ईटीटी का लेना चाहते हो तो आप इंडियन इंस्टीट्यूट का एक कंप्लीट बैच भी ले सकते हो। तो इसके बाद हम हिंदी का जो मैंने आपके लिए कल क्वेश्चन छोड़े थे, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट हम कुछ नए फैक्ट, कुछ नई जानकारी भी करेंगे डिस्कस। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और जैसे कि हम हमेशा ही एक मोटिवेशन से शुरू करते हैं, तो हम आज भी एक मोटिवेशन से ही शुरू कर रहे हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है, ये दो लाइनें बड़ी महत्व रखते हैं। ठीक है, अगर हम एक चीज़ से डर जाते हैं कि वो नहीं होगी, है ना, हम नहीं कर पाएंगे, तो वो ठीक है, वैसे हम अपनी अगर मान लो एक कोई पर्सन है, कोई चीज़ शुरू करने से पहले ये सोच ले कि मुझसे नहीं होगा, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए कोशिशें जारी रखनी चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो हम शुरू करते हैं हमारा कल का जो इसके पहले का जो मेरा पार्ट 2 है उसका क्रम। और अगर आप मेरा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखना चाहते हो तो आप मैं इसी अपनी वीडियो के नीचे लिंक दे दूँगी, ठीक है, उनमें से आप लिंक में जाकर देख सकते हो अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है। तो पार्ट 3 है हमारा ये, हिंदी की आदि जननी भाषा कौन सी है। मैंने कल आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ा था, तो इसके लिए हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ए। हिंदी की आदि जननी भाषा कौन सी है, संस्कृत। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो अनुच्छेद कौन सा है, 343 से 351 अनुच्छेद कौन सा है, ए ऑप्शन है यहाँ पे भी। और जो आदि जननी वाला क्वेश्चन था उसमें भी ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। ज़्यादातर जो भारतीय भाषाएं हैं किस लिपि से निकली हैं, तो वो ब्राह्मी लिपि है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर डी आंसर बनता है, दैट इज़ द ब्राह्मी लिपि। जो धातु या शब्द के जो धातु है वो जो शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, वो धातु जो शब्द के एंड में जोड़ा जा रहा है, अंत में जोड़ा जा रहा है, उसे प्रत्यय कहते हैं, प्रत्यय। ठीक है, और प्रतिकूल शब्द में उपसर्ग क्या है, तो प्रति। यहाँ पे हमारी डी ऑप्शन है, प्रति। और जो धातु शब्द के अंत में जोड़ा जाएगा वो प्रत्यय है और जो बिगिनिंग में जोड़ा जाएगा वो उपसर्ग है। तो ये दोनों हमारे क्वेश्चन थे। हमने इसके बाद कुछ क्रम भी पढ़ा था। हमने ये देखा था कि बुद्ध धर्म की जो भाषा है वो पाली थी, जैन धर्म की प्राकृत थी, और वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृति जो संस्कृत के ही दो हिस्से थे। ठीक है, जिसमें वैदिक जो वेदों की भाषा है और लौकिक जो है वो रामायण महाभारत की जो भाषा है वो लौकिक संस्कृत की भाषा है। और जैन धर्म ने अपने प्राकृत में उपदेश दिए। फिर अपभ्रंश की हम बात करते हैं तो वो लोक भाषा जब वो बन गई, जन भाषा बन गई, तो वो अपभ्रंश बन गए। और अपभ्रंशों की संख्या हम आगे पढ़ेंगे, 7 है, और हम अपभ्रंशों के बारे में भी पढ़ेंगे। और उसके बाद है प्रकृत, तो प्रकृतों की संख्या जो 5 है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और हिंदी का जन्म कब हुआ, तो 1000 ईस्वी में। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाता है, सिंपल टू सिंपल अगर वो डालना चाहते हैं। फिर हम बात करते हैं कि भाषा कितने प्रकार की होती है, कि भाषा है वो भाषा की कितनी टाइप्स हैं। ठीक है, कितने भेद हैं, कितनी टाइप्स हैं। तो भाषा के 2 भेद हैं। ठीक है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। लिखित भाषा वो भाषा है जो हम जिसको हम लिखती रूप दे देते हैं। जो शुद्ध भाषा है, जो स्थायी भाषा है, जिसमें कुछ नियमों का अनुसरण हुआ है। ठीक है, उसके बाद है मौखिक भाषा, वो होती है जो अशुद्ध भाषा है, वो जल्दी परिवर्तित हो जाती है। और जो हम मुख से बोलते हैं, आप
से मैं वही चीज़ दोबारा बोलने को कहूँ तो आप लोग कहोगे कि अब उसी बात को एक अलग अंदाज में पेश करोगे, बोलने का जो तरीका है सेम एग्जैक्ट वैसा नहीं रहेगा, उसमें थोड़ा बदलाव आ जाएगा। तो इट मीन्स कि मौखिक भाषा क्या है, अस्थायी है। ठीक है, अशुद्ध भाषा है, मतलब पूरी तरह इसमें नियमों का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो भाषा के कितने भेद हैं, लिखित और मौखिक 2 भेद हैं। सिंपल वो पूछता है कि भाषा कितने तरह की होती है, तो 2 तरह की होती है, मौखिक और लिखित भाषा। उसके बाद है भाषा के कुछ अन्य भेद भी माने जाते हैं। ठीक है, या यूँ मैं कहूँ कि भाषा के कुछ अलग जो इससे जुड़ी हुई कुछ अलग टर्म्स भी हैं जो हम डिस्कस करते हैं। तो पहली बात की है मातृभाषा। क्या मातृभाषा कौन सी होती है कि जो एक मनुष्य जब जन्म लेता है तो जन्म के टाइम, जन्म के बाद जो अपने घर से सीखता है उसे हम मातृभाषा कह देते हैं। राजभाषा जिसे कोई संवैधानिक दर्जा मिल जाता है, जैसे हिंदी को हमारे संविधान में राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। राष्ट्रभाषा जो है, जो किसी जगह पे बहुसंख्यक लोगों की द्वारा बोली जाने वाली भाषा, ज़्यादातर लोग जिसे बोलते हैं तो वो राष्ट्रभाषा है। तो मानक भाषा क्या होती है कि जब किसी भाषा को जैसे मान लो भाषा के कई अलग अलग रूप बन जाते हैं तो उसकी कई उपभाषाएं बन जाती है। जैसे हमारे एरिया में हिंदी को अलग तरीके से बोला जाता होगा, पंजाब में, राजस्थान में हिंदी बोलने का अलग हो जाएगा। तो लेकिन हर स्टेट में इसका अलग, तो फिर सेंटर क्या करे? तो उन्होंने क्या किया है कि हर भाषा को एक एक्चुअली में क्या किया है कि उसका एक स्टैंडर्डाइज रूप बना दिया है जिसे हम मानक रूप कहते हैं। जैसे हिंदी के हम ये जानते हैं कि 11 स्वर हैं, ठीक है, शुद्ध 33 व्यंजन हैं, अयोगवा हैं, ठीक है, और ऊष्म है, ये सब कुछ चीज़ें जो फिक्सेशन है जो कर दी गई है, इट मीन्स उसका एक निखरा हुआ स्टैंडर्डाइज रूप फिक्स कर दिया गया है जिसको जैसे वैसे पढ़ा जाता है। और मानक भाषा का प्रयोग ही स्कूलों में, दफ्तरों में, ऑफिशियल वर्क और कानूनी तौर पर जो हम प्रयोग करते हैं किसी भाषा का प्रयोग, तो वो मानक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। मातृभाषा घर में सीखी जाने वाली भाषा, संविधान की राजभाषा, बहुत संख्या द्वारा बोली जाने वाली राष्ट्रभाषा, और एक स्टैंडर्डाइज रूप स्कूलों, दफ्तरों, समाचार पत्रों में प्रयोग किए जाने वाली मानक भाषा। तो उसके बाद है लिपि। तो लिपि क्या है? जैसे हम जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। तो उस ध्वनि को अंकित करने के लिए हमने कुछ सिंबल अपना लिए हैं, कुछ चिन्ह अपना लिए हैं, और उन चिन्हों के समूह को क्या कह दिया जाता है? लिपि। देखो क्वेश्चन में फ़र्क पड़ जाता है, वो नियमों के समूह की बात करते हैं तो हम व्याकरण आंसर देते हैं, लेकिन वो चिन्हों के समूह की बात करते हैं तो हम लिपि आंसर देते हैं। तो हर भाषा की एक अपनी लिपि होती है जिसमें वो लिखी जाती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो हिंदी की, संस्कृत की, मराठी की, तीनों की अगर हम लिपि देखें तो देवनागरी है। मराठी की लिपि भी देवनागरी है, संस्कृत की लिपि भी देवनागरी है, और हिंदी की तो देवनागरी आप जानते ही हो। पंजाबी की अगर लिपि की बात करें तो पंजाबी की लिपि क्या है? गुरमुखी है। उर्दू और फ़ारसी की लिपि फ़ारसी है, अरबी की अरबी, बंगला की बंगला है, रूसी की रूसी है, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, इन सब की जो लिपि है वो रोमन है। तो ऐसे ही हर भाषा की एक अपनी लिपि होती है, एक फ़िक्स दायरा होता है, ठीक है, जिसमें क्या है कि उसके एक व्यवस्थित रूप जिसका उसका एक बनाया जाता है कि वो इसी में लिखी जाएगी। तो हिंदी व संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है, ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। तो देवनागरी लिपि की कुछ विशेषताएं हैं। ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, ठीक है। कई बार वो क्या करते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी देवनागरी की विशेषता नहीं है, तो हमें इतना सिंपल क्वेश्चन होता है, फिर हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो मैं यहाँ पे आपको 3 चीज़ें उसके बारे में बता रही हूँ। देवनागरी लिपि क्या है? दाएं से बाएं लिखी जाती है, और इसमें वर्ण का आकार हमेशा सेम रहेगा। जैसे मान लो पंजाबी लिखते हैं तो हम उसमें जो कन्ना लगाते हैं, जिसको हम बड़े अ की मात्रा हिंदी में कहते हैं, तो वो हम थोड़ा सा उससे पहले वाले अक्षर से थोड़ा सा छोटा लगाते हैं, लेकिन हिंदी में ऐसी नहीं है। इसमें जो है सारे के सारे वर्णों का, बड़े अ की मात्रा चाहे हर वर्ण का जो आकार है वो सेम है, ठीक है, उसका आकार सेम है। सेम का मतलब आप समझ रहे हो, चिन्ह तो अलग अलग ही हैं लेकिन उनके साइज़ की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है, जैसी, ठीक है, जैसी
ये बोली जाती है वैसे ही ये लिखी जाती है। जैसे मान लो इंग्लिश है, इंग्लिश में क्या होता है, साइलेंट कुछ होता है ना, कि ये वाला चिन्ह है जो साइलेंट है ये नहीं है, ये लेटर साइलेंट है ये नहीं है। लेकिन हिंदी में ऐसा कुछ नहीं है, जो जैसा लिखा जाता है वैसे ही बोला जाता है। ठीक है, इसमें कुछ साइलेंट वाली वो कुछ भी प्रोविज़न नहीं होती है। तो उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो लिपि में हमने पीछे भी देखा कि हिंदी की लिपि देवनागरी है। जैसे मान लो हम जो इसकी एग्जाम्पल लिखी हुई है, व्याकरण भाषा का सुधाकर होता है। ठीक है, अंग्रेजी है तो उसकी रोमन है। हाँ जी, अंग्रेजी है तो उसकी रोमन है। ठीक है, जिसको जैसे इसकी एग्जाम्पल लिखी हुई है, आई लव माई कंट्री। संस्कृत की देवनागरी, देखो हिंदी भी की लिपि भी देवनागरी, लेकिन संस्कृत की लिपि भी देवनागरी है, मराठी की भी देवनागरी है। बट देखो तीनों के लिखने का अपना वे अलग है। आप ये नहीं कह सकते कि जैसे हिंदी लिखी जाएगी बिल्कुल वैसे ही क्या है संस्कृत लिखी जाएगी। उसके अपने रूल हैं, इसके अपने रूल हैं, लेकिन हाँ तीनों की लिपि देवनागरी ज़रूर है। ठीक है, देखो सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये संस्कृत की एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद है मी भारतीय आहे याचा मला अभिमान आहे, ये मराठी है लेकिन ये इसकी भी लिपि देवनागरी है। ठीक है, उसके बाद है गुजराती की लिपि देवनागरी है। तो यहाँ पे ना एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी, गुजराती की हम लिपि कह देते हैं कि देवनागरी लिपि है, लेकिन अगर वो आपको पेपर में ऑप्शन ऐसे देता है कि हिंदी की लिपि, मान लो वो पूछता है किसकी देवनागरी नहीं है, वो आपको हिंदी ऑप्शन में देता है, संस्कृत, मराठी, गुजराती, तो हम गुजराती को एक्सेप्शन में निकाल देंगे, क्योंकि गुजराती की जो लिपि देवनागरी बनाई गई है, ठीक है, उसकी लिपि में बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दिए गए हैं, जिसके कारण वो देवनागरी ना रह के उसका एक अलग नाम रख दिया गया है। गुजराती की लिपि अब गुजराती के नाम से ही जानी जाती है। जैसे हम ऊपर ये जो लाइन लगाते हैं ना, हर अक्षर को लिखते हुए ऊपर लाइन लगाते हैं जिसको हम शिरोरेखा कहते हैं, तो गुजराती में इसका प्रयोग नहीं होता। इसको कारण क्या है कि इसका स्वरूप बिल्कुल बदल जाता है। तो ये इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद देखो ब्राह्मी लिपि थी जो, ठीक है, उसमें देखो क्या था, ठीक है, ब्राह्मी लिपि का ये इसमें वॉवल्स इतने थे, ब्राह्मी लिपि में फ़र्क था। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश में देखो 5 हैं। ठीक है, देवनागरी में इतने हैं, गुरमुखी में कितने हैं, ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाई है। आप इसको ध्यान से स्क्रीनशॉट लेके ध्यान से इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हो। ठीक है, इट्स जस्ट फॉर योर नॉलेज। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन तो बनने का उतना चांस नहीं रहता है, आपको जस्ट दिखाने के लिए। उत्तरी ब्राह्मी से नागरी लिपि का विकास कैसे हुआ है? तो अगर हम लिपि की बात करते हैं तो सबसे पहले उत्तरी ब्राह्मी लिपि थी। 350 में सबसे पहले जो ब्राह्मी लिपि का जो टाइम पीरियड पूछ ले आपसे, तो 350 ईस्वी हम कहेंगे, ईस्वी स्पेशली मैं बता रही हूँ, तो ईस्वी कहेंगे। ठीक है, उसके बाद ब्राह्मी जो लिपि है उसी से इसका नाम आगे जाके कुछ चेंजेस होके क्या पड़ गया, गुप्त लिपि पड़ गया। 4th और 5th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वही लिपि आगे सिद्ध मातृका लिपि बन गई 6वीं सदी में, और कुटिल लिपि 8वीं 9वीं में वो कुटिल लिपि बन गई। उत्तर गुप्त, ठीक है, जो गुप्त के बाद पहले फिर क्या आ गया, सिद्ध मातृका। देखो पहले उत्तर, गुप्त, सिद्ध मातृका, कुटिल, 4 का क्रम रहता है। फिर कुटिल 2 हिस्सों में बांटी जाती है, नागरी और शारदा। ठीक है, नागरी और शारदा। ठीक है, जो नागरी है इससे आगे निकलेगी देवनागरी, और शारदा है इससे जो आई है गुरमुखी, कश्मीरी, लहंदा, टाकरी। ठीक है, ये शारदा, अब वो आपसे लिपि पूछता है, वो कहता है कि वो ब्राह्मी ऑप्शन में नहीं देता, वो आपको पूछता है कि कुटिल लिपि की किस शाखा से गुरमुखी लिपि आई है, तो वो शारदा है। और अगर वो पूछता है किस शाखा से देवनागरी आई है, तो वो नागरी है। तो दोनों के आंसर अलग हो जाते हैं। हालांकि अगर वो पूछे कि दोनों का जो बेसिकली जन्म हुआ है, दोनों की दादी कौन है, तो वो ब्राह्मी है, वो सिंपली ब्राह्मी है, लेकिन ये आगे जाके डिवाइड हो जाती है, तो इनका आंसर शारदा और नागरी में अलग अलग हो जाते हैं। तो अपने आंसर जो है अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ध्यान से आंसर देना है। हाँ जी,
इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो सिंपली अब चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चंस को डिटेल में करेंगे। अगर हम हिंदी में वो पूछे आपको कि स्वरों की संख्या कितनी है, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं, तो 11 स्वर हैं, ठीक है। शुद्ध व्यंजन कितने हैं, तो 33 व्यंजन है, ठीक है। 44 हो गया, 33 + 11, ठीक है। अब संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4। अनुस्वर कितना है, 1। अनुस्वर को चंद्रबिंदु कहते हैं, ठीक है। विसर्ग 1 और द्विगुण कितने हैं, 2। और टोटल मिलाकर इसमें कितने वर्ण हैं, 52। इसकी डिवीज़न देख सकते हो आप, 11, 33, 4, 1, 1, 2 इसकी डिवीज़न है, ठीक है। और ये जो है 52 वर्ण से पूरे हो जाते हैं। आप चाहे इसे प्लस करके देख लेना, ठीक है। अयोगवा और विसर्ग और अनुस्वर को दोनों के इकट्ठों को योगवा कहा जाता है, ठीक है। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, कौन थे? बीजी खेर थे, सुनीति कुमार चटर्जी थे, जीबी पंत थे, या पी सुब्रयाम थे, ठीक है। आपने बताना है कि 1955 में जो राजभाषा आयोग का गठन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके प्रधान कौन थे। उसके बाद है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। भारत की जो 8th शेड्यूल है, 8वीं अनुसूची है संविधान की, उसमें कितनी भाषाएं हैं इस टाइम, प्रेजेंट टाइम, ठीक है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से? जैसे हम जानते हैं कि हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं। 5 कई जगह पे 18 लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर हम PSEB को फॉलो करते हैं तो उसमें 17 है, ठीक है। बघेली जो उसमें से, जैसे मान लो हम जानते हैं कि उपभाषाएं कितनी है, 5, उनमें आगे डिवाइड करके क्या बोली, ये मेरा स्पेशल लेक्चर होएगा, ठीक है। ये मैं आपको प्रॉपरली करवाऊंगी, ठीक है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो जैसे 5 उपभाषाएं हैं, उसकी आगे आगे उसकी बोलियां हैं, तो वो ये पूछ रहा है कि बघेली जो बोली है, ठीक है, वो किस उपभाषा के अंडर आती है। तो ये आपने आंसर देने, 4 ऑप्शन है आपके पास, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पश्चिमी हिंदी। फिर है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। इस टाइम हिंदी का जो रूप आया है, क्या वो अवधी से प्रभावित है, ब्रज भाषा से, खड़ी बोली से, या देवनागरी से? आपने बताना है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ ख़त्म करते हैं। आई होप जो भी मैंने करवाया है, जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है, आपके लिए बेनिफिशियल होगी, और जितने मैंने क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए हैं उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। ऐसे ना हमारी एक सीरीज़ बन जाएगी, ठीक है, रोज़ कुछ क्वेश्चंस के आप आंसर दोगे, ठीक है। एंड आपने इसके आंसर्स देने हैं जिससे मुझे पता चले कि आपको मेरा कितनी समझ आ रही है और लेक्चर्स में आपका कितना ज़्यादा, और आप क्या इसमें और चाहते हो, आपने मुझे बताना है, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडे। एंड अब हम मोटिवेशन के साथ इसे ख़त्म करते हैं यहाँ पे। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, ज़मीन बंजर हुई तो क्या है, वहीं से जल भी निकलेगा, ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो बी होपफुल, ठीक है। अगर यही जज्बा रहा आपका तो हर मुश्किल का हल निकलेगा, ठीक है। और इसी जो मुश्किल वक्त के बाद एक सुनहरा कल आएगा। थैंक यू सो मच। एंड मेरी फिर एक बार फिर जो लास्ट टाइम फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस करें, और मैं आगे जो भी आपको वीडियो डालूं आपको उसको पर्सनल नोटिफाई हो जाए वो, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर टुडे।